मैंने तो बस कैजुअली एक डायरी लिखी थी। लेकिन जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो ये कि मेरी हर एक एंट्री किसी तरह मेरी 3 फियांसेस के हाथ लग गई और सबसे बुरी बात ये कि मैंने डायरी में ज़रा भी होल्ड बैक नहीं किया था। मैंने तो पन्नों में तीनों की जमकर बखिया उधेड़ दी थी। अब लिन चिंगज़ू को ही ले लो, याओची की होली मेडन। मैंने अपनी डायरी में लिख दिया था कि ना सिर्फ उसके सारे अपॉर्च्युनिटीज़ छिन फेंग नाम का एक नकली राइचस हीरो चुरा लेगा, बल्कि वो अपनी इनोसेंस तक लगभग खो देगी। फिर आती है लियू रुयान, वो सेडक्टिव डीमंस जिसे आगे चलकर एक पॉन की तरह इस्तेमाल करके पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और उसकी सोल हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी। और सबसे आउटरेजस थी जी होंगशू द एम्प्रेस, जो ऊपर से हमेशा इतना कोल्ड चेहरा बनाए रखती थी मानो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हो कि सारे मर्द बेकार हैं, पर असल में दिन रात मर्दों के ही ख्यालों में खोई रहती थी। आखिरी सेंटेंस लिखने के बाद मैंने खौशी खौशी अपनी डायरी बंद कर दी और मन में सोचा, आज की डायरी कंप्लीट, अब शुरू करो रिवॉर्ड सेटलमेंट। और तभी वो जाना पहचाना सिस्टम वॉइस मेरे दिमाग में गूंजा, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको ग्रेट डेव एम्पावरमेंट मिला है और आप सेंट रियलम में एक स्टेज आगे बढ़ गए हैं। ये सुनते ही मैं खुशी से लगभग अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। ये फीलिंग अमेजिंग थी। 18 साल की घुटन झेलने के बाद आखिरकार मेरा टेक ऑफ शुरू हो रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सिस्टम, तू तो बेसिकली मेरा दूसरा माँ बाप है। पर ठीक उसी पल 3 बिल्कुल अलग-अलग जगहों पर मेरी डायरी की हबू कॉपीज अचानक प्रकट हो गईं। याओची होली लैंड के अंदर लिन चिंगजू अपने सामने हवा में तैरती उस रहस्यमयी नोटबुक को घूर रही थी। ये क्या है? उसने धीरे से बुदबुदाया। फिर बड़ी सावधानी से उसने स्पिरिचुअल एनर्जी का एक धागा आगे बढ़ाया। ये कंफर्म करने के बाद कि कोई डेंजर नहीं है, उसने डायरी को अपने हाथ में खींचा और खोल दिया और सबसे पहले उसकी नजर मेरी शिकायत पर पड़ी। आज दोपहर वो इरिटेटिंग सेवेंथ एल्डर फिर से मुझे ढूंढते हुए आ गई। बार बार यही रट लगा रही थी कि मैं याओची होली लैंड जाऊं और अपनी फियांसे उस होली मेडन से मिलूं। लिन चिंगजू की खूबसूरत आंखें फैल गईं। ये सू चेन की डायरी है? ये कैसे पॉसिबल है? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी सीक्रेट कल्टीवेशन ग्राउंड्स के अंदर उस आदमी की प्राइवेट डायरी कैसे आ गई। अपने शौक को दबाते हुए उसने आगे पढ़ा, वो बुढ़िया मुझे पागल कर देगी। अगर वो मेरी दादी की जनरेशन की ना होती तो मैं उसे इतनी जोर से दीवार में दे मारता कि कोई उसे खुरच कर भी अलग ना कर पाता। लिन चिंगजू के ठंडे होंठ हल्के से फड़फड़ाए। सू फैमिली की सेवेंथ एल्डर एक मशहूर सेंट किंग थी जिसकी बस मौजूदगी से पूरे पूरे इलाके कांप उठते थे। फिर भी सू फैमिली का वो कथित बेकार यंग मास्टर ऐसी बगावती बातें सोचने की हिम्मत कर रहा था। फिर उसने और आगे पढ़ा, अपनी इन सस्ती फियांस की बात करूं तो कोई भी सिंपल नहीं है, पर लगता है इनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। लिन चिंगजू का चेहरा तुरंत तमतमा गया। मेरा दिमाग काम नहीं करता? ठीक है सुचेन, देखते हैं तू मुझे कितना बेवकूफ समझता है। और अगली लाइन पढ़कर वो जम सी गई। रही बात लिन चिंगजू की याओची की होली मेडन, तो वो एब्सोल्युटली स्टनिंग है, एलिगेंट, इमॉर्टल जैसी। खासकर वो लंबी सीधी टांगे, उन्हें एडमायर ना करना तो सरासर बर्बादी होगी। ये पढ़ते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये बेशर्म आदमी अपनी डायरी में मेरे बारे में ऐसे इवैल्यूएट करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? पर इससे पहले कि वो खुद को शांत कर पाती, उसने आगे पढ़ा, अफसोस, वो एकदम इनोसेंट है। कुछ ही दिनों में तियान्युअन सीक्रेट रेल में छिन फेंग नाम का एक हिपोक्रेट उसे धोखा देगा। वो बंदा दिन भर मोरालिटी की बातें करता है पर उसका दिल गंदे ख्यालों से भरा है। वो उसे पूरी तरह बेवकूफे बनाएगा, उसके सारे अपॉर्चुनिटीज चुरा लेगा और उसकी वजह से वो लगभग खुद को खो देगी। वो ब्यूटी विदाउट कॉशन की परफेक्ट मिसाल है। लिन चिंगजू गुस्से से कांप उठी। वो याओची की होली मेडन थी, 10,000 सालों में मुश्किल से दिखने वाली जीनियस। वो भला किसी रैंडम आदमी के हाथों कैसे बेवकूफ बन सकती थी? सू चेन बकवास कर रहा है। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को आगे पढ़ने पर मजबूर किया और तभी उसकी नजर एक और एंट्री पर पड़ी। जिस नॉवल की कहानी मुझे पता है उसके हिसाब से आज रात ब्लैक फिन टावर नाम का एक ग्रुप मुझे मारने के लिए एक असैसिन भेजेगा। वो असैसिन बस सेंट रेल्म का है, बेसिकली एक छोटी सी मछली। सच कहूं तो मेरा तो हिलने का भी मन नहीं है। उसे मारने का मतलब है बॉडी को ठिकाने लगाना, और शायद मेरी वो स्ट्रेंथ भी एक्सपोज हो जाए जिसे मैंने सालों से छुपा रखा है। जैसे ही उसने ब्लैक फिन टावर शब्द पढ़े, उसका दिल जोर से धड़क उठा। अभी कल ही याओची होली लैंड को इंटेलिजेंस मिली थी कि ब्लैक फिन टावर ने इमॉर्टल सू फैमिली के किसी अहम सदस्य को मारने का एक मासिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया है, और वो टारगेट बहुत मुमकिन था कि सूचन ही था। उसके ख्याल गड्डमड होने लगे। अगर डायरी सच हुई तो, अगर सूचन कोई बेकार वेस्ट्रल था ही नहीं तो, अगर वो किसी बड़े मकसद के लिए अपनी असली स्ट्रेंथ छुपाए बैठा कोई पियरलेस जीनियस हुआ तो, तभी अचानक
उसे डायरी की एक और लाइन याद आई, मैं इतना पावरफुल हूँ फिर भी मुझे कमजोर होने का नाटक करना पड़ता है। क्या कोई इस दर्द को समझता है? और उसके मन में धीरे धीरे एक अकेले बोझ से दबे जीनियस की छवि बनने लगी। एक ऐसा आदमी जो चुपचाप एक विशाल जिम्मेदारी उठाए हुए है और पूरी दुनिया की गलतफहमियां सह रहा है, और ना जाने क्यों उसके दिल में गिल्ट भरने लगा। ये डायरी सच हो या झूठ, मैं इसे यूं ही इग्नोर नहीं कर सकती। यही सोचकर वो आगे बढ़ी और बादलों के समंदर में गायब हो गई। उधर नाइन नेदर डीमन सेक्ट की गहराइयों में लियू रुयान भी बड़े मजे से डायरी की एक कॉपी पढ़ रही थी। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। वो छोटा बेकार सू फैमिली का एयर इतना क्यूट साइड भी रखता है। जब उसने वो लाइन देखी जहां मैंने उसे सेडक्टिव ब्यूटी कहा था, तो वो गुस्सा होने के बजाय शरारत से अपने लाल होंठों पर जीभ फेरने लगी। सेडक्टिव ब्यूटी, मुझे ये डिस्क्रिप्शन पसंद आया। फिर वो अपने फ्यूचर वाले हिस्से पर पहुंची। एक पॉन की तरह इस्तेमाल होकर आखिरकार डिस्ट्रॉय कर दी जाऊंगी, मेरी सोल पूरी तरह मिटा दी जाएगी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक कौन थी। इस्तेमाल तो सिर्फ मैं करती हूँ दूसरों को, जो मुझे इस्तेमाल कर सके वो अभी पैदा भी नहीं हुआ। फिर भी वो इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पाई कि मुझे बहुत से फ्यूचर इवेंट्स पहले से पता लगते थे। आखिर में उसकी नजर उस लास्ट लाइन पर जाकर रुकी जिसमें आज रात ब्लैक फाइन टावर के असासिन के आने की बात थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। जिस आदमी में मेरी इंटरेस्ट जगी है उसी को कोई टारगेट करने की हिम्मत कर रहा है, कितनी बड़ी हिम्मत। अरे छोटे आदमी, जब तू खुद इतना आलसी है कि निपटना नहीं चाहता, तो तेरी बिग सिस्टर तेरी हेल्प कर देगी। इसी दौरान उसी रात के आसमान के नीचे ग्रेट जिया डायनेस्टी के इंपीरियल पैलेस के अंदर एम्प्रेस जी होंगशुए भी एक बिल्कुल वैसी ही डायरी को घूर रही थी। वो पहले ही सब कुछ पढ़ चुकी थी। सुचेन एक ऐसा नाम था जिसे वो लगभग भूल चुकी थी। उसकी यादों में वो एक बेकार हेयर से ज्यादा कुछ नहीं था। बड़ा सा टाइटल पर कोई असली काबिलियत नहीं। फिर भी डायरी के कंटेंटस ने उसकी राय बदल दी थी। मेज पर हल्के हल्के उंगलियां थपथपाते हुए उसने अपनी फीनिक्स आंखें सिकोड़ ली। इस डायरी का आना सस्पिशियस है, पर इसके अंदर की इंफॉर्मेशन गढ़ी हुई नहीं लगती। फिर वो उन हिस्सों तक पहुंची जहां मैंने उसके डिसीजंस का मजाक उड़ाया था और उसे मूर्ख कहा था। ये आदमी सच में मेरे चॉइसेस को बेतुका समझता है। वो इंट्रीग्ड हो उठी, आखिर ये छुपा क्या रहा है। और अंत में उसका ध्यान ब्लैक फिन टावर शब्दों पर जाकर टिक गया। क्या ये कोई टेस्ट है? उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। इंटरेस्टिंग, तुम देखना चाहते हो ना, तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली इंपीरियल रैत कैसी होती है। उसने तुरंत एक शैडो गार्ड को बुलाया। मेरा डिक्री पहुंचाओ। शैडो गार्ड कमांडर स्वानिया को हुक्म दो कि वो अभी सू फैमिली पहुंचे। आज रात जो भी बिना इजाजत सू फैमिली के डिवाइन सन पीक के 3 मील के दायरे में घुसेगा, उसे बिना किसी अपवाद के मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और ब्लैक फिन टावर की पूरी इन्वेस्टिगेशन करो। मैं जानना चाहती हूँ कि किसने उन्हें मेरी निगरानी में मौजूद किसी को टारगेट करने की हिम्मत दी। और वो शैडो पल भर में गायब हो गया। खिड़की के पास खड़ी जी होंगशुए ने सो फैमिली की दिशा में देखा। सू चैन, अब देखती हूँ तुम सच में असाधारण हो या बस एक फ्रॉड। और जब ये सब कुछ हो रहा था, मैं इन सबसे बिल्कुल अनजान था। मैं तो पहले से ही गहरी नींद में सोया अपनी जिंदगी का सबसे मीठा सपना ले रहा था। पर मेरे घर के बाहर माहौल बेहद लाइवली होता जा रहा था। चांदनी के नीचे लिन चिंगजू एक रूफटॉप पर खड़ी थी। उसका स्पिरिचुअल सेंस चारों ओर फैला हुआ था और वो हर मुमकिन खतरे से गार्ड कर रही थी। लगभग उसी पल पास ही काले धुएं का एक झोंका उठा और लियू रुयन की सेडक्टिव आकृति में बदल गया। उसने लिन चिंगजू को यूं मजे लेकर देखा जैसे कोई दिलचस्प खिलौना देख रही हो। फिर एक और आकृति वहां पहुंची, काले आमर में लिपटी और अपनी ऑरा पूरी तरह छुपाए हुए शैडो गार्ड कमांडर शुआन्या किसी मूर्ति की तरह प्रकट हुई। और बस इसी तरह 3 शक्तिशाली ताकतें मेरे घर को घेर कर खड़ी हो गईं। लियू रुयान मुस्कुराई, अरे ये तो याओची की आइस फेयरी है। आधी रात को मेरे फियांस की छत पे क्या कर रही हो? लिन चिंगसू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। सू चैन, याओची होली लैंड का भावी डॉ पार्टनर है। उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मुझे तुम जैसी डीमन की दखलंदाजी की जरूरत नहीं। लियू रुयन हंस पड़ी, बाप रे कितना डरावना। पर मुझे तो दखल देने में ही मजा आता है। और वैसे भी उस छोटे आदमी ने अपनी डायरी में तुम्हें इनोसेंट फूल कहा था ना। अगर तुम उसे बचा ना पाई और मजाक बन गई तो। लिन चिंगजू का गुस्सा फिर भड़क उठा। वो डायरी अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। इससे पहले कि दोनों औरतें और आगे बढ़ती, हवा को चीरती एक बेहद हल्की, लगभग नामुमकिन सी आवाज गूंजी। एक काले कपड़ों वाली असैसिन चुपचाप सू फैमिली की डिफेंसेस पार कर गई। वो थी गोस्ट शैडो, ब्लैकफीन टावर की भेजी एक सेंट रेल्म एलीट असैसिन। उसके मन में पूरा सुकून था। ये मशहूर सू फैमिली कुछ खास नहीं है। सू चेन जैसे ऐश करने वाले बेकार को मारना तो बाएं हाथ का खेल है। और वो एक लगभग इनविजिबल शैडो में बदलकर मेरे कमरे की ओर लपकी। पर जैसे ही उसने कोर्टयार्ड में कदम रखा, लियू रुयान ने सबसे पहले वार किया। हाथ की एक लहर के साथ
शुद्ध डेविलिश एनर्जी से बना एक विशाल डेमोनिक पंजा घोस्ट शैडो की ओर झपटा। डेमोनिक टेक्निक्स, दफा हो जाओ। लिन चिंगजू ने तुरंत शुद्ध स्वॉर्ड इंटेंट की एक तलवार चीर छोड़ी और ठीक उसी वक्त वो खामोश शुआनया भी आखिरकार हरकत में आई और सीधे असासिन के माथे की ओर एक काली सुई दाग दी। घोस्ट शैडो को पल भर में एक भयानक मौत अपने ऊपर मंडराती महसूस हुई। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं तो बस एक बेकार हेयर को मारने आई थी ना। अगले ही पल 3 भयानक हमले एक साथ उस पर टूट पड़े। ना कोई चीख, ना कोई स्ट्रगल। वो कुख्यात सेंट रेल मसैसिन बस उस मिले-जुले हमले के नीचे अस्तित्व से ही मिट गई और रूफटॉप पर फिर से खामोशी छा गई। लियू रुयन की मुस्कान जम गई। क्या सच में तुम दोनों को मुझसे कॉम्पीट करना ही था? लिन चिंगजू ने उसे इग्नोर किया और शुआन्या की ओर देखा। वो काले आमर वाली औरत बेहद रहस्यमयी और शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि लिन चिंगजू भी उसकी असैसिनेशन टेक्निक से सतर्क महसूस कर रही थी। शुआन्या पलटी और शांत स्वर में बोली, महारानी के आदेश से 3 मील के भीतर मौजूद हर गैर जरूरी तत्व को हटा दिया जाएगा। और माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। असैसिन तो मर चुकी थी, पर ये तीनों औरतें मेरे साथ 3 अलग-अलग मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। आखिर असली फियांसे कौन थी? लियू रुयन ने जीभ चटकाई। तुम लोग बहुत जल्दी हरकत में आ गए। धूल का एक कण तक नहीं बचा। लिन चिंगजू ने ठंडेपन से जवाब दिया। खतरा खत्म हो चुका है। अब तुम मेरे फियांसे की छत से जा सकती हो। लियू रुयान ठहाका मारकर हंसी। तुम्हारा फियांसे? लिन चिंगजू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे 9 नेदर डीमन सेक्ट का भी एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है और वैसे भी उस छोटे आदमी ने तुम्हें दिमाग रहित सुंदरी कहा था ना। लिन चिंगजू में से एक भयानक ठंडी एनर्जी फूट पड़ी। तुम अपनी मौत को दावत दे रही हो? ओहो, गुस्सा आ गया? तो आ जाओ फिर। बहुत दिन हो गए मुझे अपने हाथ पैर सीधे किए हुए। और जैसे ही दो होली मेडन्स के बीच जंग छिड़ने वाली थी, च्वान्या आगे बढ़ी। उसकी किलिंग इंटेंट पल भर में पूरे रूफटॉप पर छा गई। लियू रुयन ने आंखें सिकोड़ी। अब ये महारानी की कुतिया भी दखल देगी? श्वान्या ने ठंडे स्वर में कहा। इंपीरियल डिक्री के अनुसार 3 मील के भीतर हर चीज मेरे अधिकार में है। और जैसे ही ये टकराव अपने चरम पर पहुंचा, तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरी झल्लाई हुई आवाज रात में गूंज उठी। तुम लोगों को कोई बीमारी है क्या? आधी रात हो रही है और तुम मेरी छत पर 3 वे मीटिंग कर रहे हो। क्या एक आदमी चैन से सो भी नहीं सकता? तुम सब अपनी औरस को इतनी जोर से छोड़ रहे हो जैसे कोई विशाल लैंटर्न हो। कोई भी सोचेगा कि मेरा डिवाइन सन पीक अभी स्वर्ग को उड़ चलेगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। जैसे ही मेरी आवाज गूंजी, शुआन्या बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। उसके जाते ही लिन चिंगजू भी चांदनी की एक लकीर में बदलकर ओझल हो गई। लियू रुयान का चेहरा निराश हो गया। बोरिंग, सब जा रहे हैं। और वो भी काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। मैंने अपनी आंखें मलते हुए बुदबुदाया, ये क्या बला थी? ऐसा लग रहा था जैसे छत पर जंगली बिल्लियों का झुंड लड़ रहा हो। अगली सुबह धूप मेरी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी और मैं अब भी उस शानदार सपने की याद में खोया हुआ था। उस सपने में मैं इनविंसिबल बन चुका था और दुर्लभ डिवाइन आइस से बनी एक कुर्सी पर आराम से पसरा हुआ याओची होली वाटर से बनी चाय की चुस्कियां लेते हुए ये तमाशा देख रहा था कि डीमंस और एम्प्रेस आपस में बहस कर रही हैं कि पहले मेरे कंधे दबाएं या मेरी टांगें। तभी बाहर से एक डरी सहमी सी आवाज आई, डिवाइन सन, क्या आप जाग गए? मैंने आलस से जवाब दिया, अंदर आ जाओ। और दो खूबसूरत मेड्स खुशबूदार स्पिरिचुअल फ्रूट्स और पेस्ट्रीज लिए अंदर आईं। उन्हें देखकर मैं मुस्कुराया। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, चलो एक गेम खेलते हैं। एक मेड ने धीरे से पूछा। डिवाइन सन, कौन सा गेम खेलना चाहते हैं? मैंने अपने स्टोरेज रिंग से ताश की एक गड्डी निकाली, लैंडलॉर्ड पोकर। जो हारेगा उसे मेरे लिए पूरी एक प्लेट पर्पल क्रिस्टल ग्रेप्स छीलनी होंगी। दोनों मेड्स तुरंत शर्मा गईं, पर जैसे ही मैंने ताश फेंटकर एक और जबरदस्त आलसी दिन का मजा लेने की तैयारी की, तभी अचानक स्पिरिचुअल एनर्जी से दरवाजे धड़ाम से उड़ा दिए गए और एक गड़गड़ाती दहाड़ पूरे कमरे में गूंज उठी। सुचैन, कमबख्त छोकरे! मेरा अच्छा भला मूड पल भर में उड़ गया। सेवेंथ एल्डर सूची को देखकर मैंने एक ठंडी सांस ली। एल्डर, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों? रात को एल्डर दादी से झगड़ा हो गया या फिर आपकी कल्टीवेशन बिगड़ गई? सूची गुस्से से थरथराते हुए मेरी ओर उंगली उठाकर बोली, कल रात डिवाइन सन पीक के ऊपर कई शक्तिशाली एक्सपर्ट्स लड़े। उनकी ऑराज भयानक थीं। मुझे लगा किसी असैसिन ने तुझे टारगेट किया है, इसलिए मैं फौरन भागी चली आई। और तू है कि सब कुछ सोता रहा और अब मेड्स के साथ गेम्स खेल रहा है। तुझे जरा भी शर्म है? तेरी वजह से सू फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। मैंने बिल्कुल कंफ्यूज्ड होकर कंधे उचकाए। शक्तिशाली एक्सपर्ट्स लड़ रहे थे? आप क्या बोल रही हैं? मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैंने सेवेंथ एल्डर सूखी की तरफ बिल्कुल बेपरवाही से देखा और कहा, सू फैमिली में आसमान थामने वाले लंबे चौड़े लोगों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास अनगिनत एक्सपर्ट्स हैं और परत दर परत प्रोटेक्टिव फॉर्मेशंस बिछी हुई हैं।
आखिर हो क्या सकता है? एल्डर, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। सूची ने कांपती उंगलियों से मेरी तरफ इशारा किया। मैं साफ समझ सकता था कि अगर वो मुझसे थोड़ी देर और बात करते रहे तो शायद उनके हजारों साल की कल्टीवेशन खींच के मारे ही ढह जाएगी। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने जबरदस्ती बात बदली। याओची होली लैंड से खबर आ चुकी है। तुम्हें जल्द से जल्द निकलना है और होली मैडन लिन चिंगजू के साथ तियानायुआन सीक्रेट रियलम में जाना है। ये तुम दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने का सबसे बेहतरीन मौका है और पूरी दुनिया के सामने खुद को साबित करने का भी तुम्हें जाना ही होगा। ये सुनते ही मैंने आंखें घुमा ली। सीक्रेट रेल्म, दिन भर मारकाट, सुनने में ही थका देने वाला लगता है। इससे तो अच्छा है मैं थोड़ी देर और सो लूं या नए कार्ड गेम के रूल्स सोच लूं, फीलिंग्स डेवलप करूं। मेरा तो अपने बेड के साथ रिश्ता पहले से ही बढ़िया है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। सूची लगभग फट पड़े। कमबख्त छोकरे, क्या तू इस बूढ़े को मौत के घाट उतार कर ही चैन लेगा? मैंने उन्हें हाथ हिलाकर टाला। ठीक है, सुन लिया मैंने। अब मक्खी की तरह भनभनाना बंद कीजिए। हो सकता है जब मेरा मूड अच्छा हो या जब मैं सोते-सोते सच में ऊब जाऊं, तब जाने के बारे में सोच लूं। तब तक प्लीज निकल जाइए। आप मेड्स के साथ मेरे एलिगेंट आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस में खलल डाल रहे हैं। ये कहते हुए मैंने अपने ताश उठाए और उन दोनों घबराई हुई मेड्स की तरफ आंख मारी। चलो आगे खेलते हैं। किसकी बारी थी? सूची मुझे ऐसे घूरने लगे जैसे मैं किसी भी उम्मीद से परे पूरी तरह गया गुजरा केस हूं। आखिरकार वो बेबसी से एक ठंडी सांस भरकर बस इतना बोल पाए, ठीक है, अपना ख्याल रखना। उनके जाते ही मैंने ताश एक तरफ फेंके और अब भी सहमी हुई मेड्स को भी विदा कर दिया। फिर बड़ी महारत से मैंने अपनी लग्जूरियस बीस्ट स्किन डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। सुबह सुबह उस बूढ़े फॉसिल से लेक्चर सुनना सच में बुरी किस्मत थी। बूढ़ा बार बार यही रट लगाए जा रहा था कि कल रात डिवाइन सन पीक के ऊपर पावरफुल एक्सपर्ट्स लड़े और पूछ रहा था कि मैं ठीक तो हूँ। अरे मेरे साथ हो भी क्या सकता है? और अगर कुछ हो भी जाता तो वो उसकी प्रॉब्लम थोड़े ही है। हालांकि अब सोचता हूँ तो कल रात छत पर सच में बड़ी रौनकस थी। 3 औरस थीं, एक आइसबर्ग जैसी ठंडी, एक किसी फॉक्स स्पिरिट जैसी सेडक्टिव और आखिरी इतनी काली मानो कढ़ाई का पेंदा हो। जिस तरह की हलचल थी, उससे लगता है उन तीनों ने मिलकर किसी बेचारे बदकिस्मत को पल भर में डिलीट कर दिया। मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं, ये पक्का मेरी वही 3 सस्ती फरियांस थीं। ऊपर से तो सब ऐसे दिखाती हैं जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इनकी हरकतें हैरानी की हद तक ईमानदार है। औरतें, मैं मुस्कुराते हुए आगे लिखता गया। फिर भी इन्होंने मेरी बहुत सारी झंझट बचा दी, वरना मुझे खरोद ही कचरा साफ करना पड़ता। कितनी माथापच्ची होती। इस लिहाज से देखूं तो ये 3 मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह बेकार भी नहीं है। कम से कम मुझे 24 घंटे मुफ्त में काम करने वाले 3 टॉप टियर बॉडीगार्ड्स तो मिल ही गए। बुरा नहीं है। शायद अगली बार इन्हें इनाम में एक कमेमोरेटिव बैनर दे दूं और एम्प्लॉइज ऑफ द ईयर का खिताब बख्शिश दूं। यहाँ तक लिखते लिखते मैं अपनी ही डायरी पर हंसने लगा। अगर उन तीनों घमंडी औरतों को कभी पता चल जाए कि उनकी सारी मेहनत मेरी नजरों में बस एक बैनर के बराबर है, तो उनके चेहरे कैसे होंगे, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर मैंने अपना ध्यान वापस सेवेंथ एल्डर की तरफ मोड़ा। वो बूढ़ा बार बार मुझे लिन चिंगझू के साथ तियान्युन सीक्रेट रेल में धकेलने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारे बीच फीलिंग्स डेवलप हो जाएं। फीलिंग्स डेवलप होंगी मेरी जूती, मैं उसे जानता तक हूँ क्या? उसके चेहरे और उन बेहद लंबी टांगों के अलावा मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर, अब इतना जरूर पता है कि वो भी एकदम इनोसेंट है। ऐसी किसी के साथ सीक्रेट रेल में घुसना तो बस मुसीबत को न्योता देना है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर मैं सच में उसके साथ गया तो उसकी भलमनसाहट मुझे किसी आफत में घसीट देगी। हमें कहीं कोई जख्मी छोटा सा जानवर मिल जाएगा और वो जिद पकड़ लेगी कि इसे बचाना है। फिर पता चलेगा कि वो किसी प्राचीन भयानक बीस्ट का बच्चा था और उसके माँ बाप प्रकट होकर हम दोनों का सफाया कर देंगे। ये प्लॉट मैंने नॉवेल्स में 1000 बार देखा है, तो नहीं, मैं किसी भी हालत में नहीं जा रहा। इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। इससे तो अच्छा है घर पर रहकर एक बेकार यंग मास्टर की जिंदगी का मजा लूं, है ना? कहीं ज्यादा बेहतर। अपनी सारी खींच निकालने के बाद आखिरकार मैं आज के असली स्पॉयलर्स के मुख्य मुद्दे पर आया। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो तियान्युन सीक्रेट रेल्म करीब आधे महीने में खुलेगा। लिन चिंगझू जरूर अंदर जाएगी। वहां उसका असली मकसद है एक सेक्रेड मेडिसिन जिसका नाम है 9 लीफ रिनकनेशन ग्रास। अनगिनत मुश्किलों के बाद आखिरकार वो उसे ढूंढ निकालेगी, पर जैसे ही वो उसे तोड़ने वाली होगी तभी अचानक एक सेंट रियल पर्पल लाइटनिंग थंडर लायन प्रकट होगा और दोनों के बीच जान की बाजी वाली जंग छिड़ जाएगी। इसी दौरान हमारा प्रोटागोनिस्ट कहिन फेंग पहले से ही पास कहीं छुपा बैठा होगा। वो बड़े सब्र से इंतजार करेगा कि दोनों पक्ष बुरी तरह जख्मी और थककर चूर हो जाएं, तभी अपना दांव चलेगा। और हाँ, वो सीधे सामने तो आएगा नहीं, पहले वो एक बेहद छुपा हुआ पॉइजन नीडल चुपके से उस पहले से जख्मी थंडर लायन पे चलाएगा और उसे उसके आखिरी पलों की तरफ धकेल देगा। फिर बड़े नाटकीय अंदाज में झपटकर बाहर आएगा और लिन चिंगझू के लिए उस बीस्ट के आखिरी बेतहाशा हमले को अपने ऊपर रोक लेगा।
सच कहूँ तो ऐसी एक्टिंग स्किल्स के लिए तो इसे ऑस्कर मिलना चाहिए। लिखते-लिखते मैं लगभग हँस ही पड़ा। ज़रा सोचो, एक चोज़न प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल ऐन एक सेक्रेड मेडिसिन के पास ही प्रकट हो जाता है। ठीक तभी पहुँचता है जब दोनों पक्ष थक चुके हों और ऐन मौके पर सुंदरी को बचा भी लेता है। भला ये बकवास कौन मानेगा? खैर, शायद लिन चिंगजू मान ले। वो है ही ठीक उसी तरह की इनोसेंट फूल जो इसमें फंस जाएगी। फिर मैं आगे लिखता गया और असली घिनौना हिस्सा तो इसके बाद आता है। वो आखिरी हमला झेलने के बाद छिन फेंग ऐसा नाटक करेगा मानो बुरी तरह जख्मी हो, बस सांसें गिनती रह गई हों। हमारी भोली होली मेडन ने ऐसा मंजर पहले कभी देखा ही नहीं होगा, तो वो पूरी तरह पिघल जाएगी। वो फौरन याओची होली लैंड का सबसे कीमती हीलिंग ट्रेजर याओची लाइफ एसेंस निकालेगी और उस पर इस्तेमाल कर देगी, जिसकी एक बूंद किसी सेंट की कटी हुई बाह तक फिर से उगा सकती है और जिसे वो आम तौर पर खुद अपने ऊपर भी इस्तेमाल नहीं करती। जैसे ही चिन फेंग